तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है वायु। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में और आपका जो बेसिक वायु के बारे में आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है ना। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहेंगे। देखो क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से एक वायु से घिरी हुई है जिसे क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। जो पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। जितने पृथ्वी पर जीव होते हैं ना वो सब जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होते हैं, वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है वो वायुमंडल कहलाता है। देखो वायु जो हमारी पृथ्वी, पहली बात वायुमंडल किसे कहेंगे, ठीक। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक, अब वायुमंडल कहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहेंगे। अब इसका उपयोग क्या कर, देखो इसके अगर गुण की बात करें तो क्या क्या होता है इसके गुण। अगर ये जैसे मान लो पृथ्वी है हमारी, ठीक, और इसके चारों तरफ एक वायु की एक परत है, ये समझ लो। तो ये जो हो गई ये वायुमंडल कहलाई। ओके। और यहां से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है कि नहीं मिलती। जब यहां से हमको ऑक्सीजन मिलती है तो ये हमको सांस लेने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन की नहीं है। तो सांस लेने की जरूरी है, तो यानी कि जो वायुमंडल के कारण हम सांस ले सकते हैं, यानी सांस ले सकते हैं यानी कि जीवन संभव। अगर सांस ना ले सके तो जीवन संभव नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ सूर्य है, ठीक, ये सूर्य हुआ। तो अगर वायुमंडल है जैसे, तो सूर्य जो है तो यहां से जब आता होगा, जब ये ताप जो है इसका, तो जब यहां से आएगा ताप तो यहां से जो है इसका विकेंद्रीकृत होगा, मतलब ये फैल जाएगा वायुमंडल में। तो अगर यहां से मान लो ताप बहुत ज्यादा आता है तो जब वायुमंडल में फैल जाएगा तो जब ये पृथ्वी पर ताप जाएगा तो इसका जो तापमान होगा वो कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि ये आधा से ज्यादा ताप वायुमंडल में फैल गया। तो जब ताप कम हो जाएगा तो ये हमको जीवन योग्य बनाएगा। देखो अगर यहाँ से वायुमंडल ना होता तो यहाँ से जो ताप होता वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आता, यानी कि हमारे ऊपर डायरेक्ट आता, यानी कि हम लोग जल जाते ताप में ज्यादा। यानी कि अगर देखो अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता, वायुमंडल ना होता तो क्या होता, ये सोचे हो कभी। अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता। तो पहली बात कि हम ताप अधिक होता, ठीक, जिससे हम जल जाते, पहली बात। दूसरी बात जब ये दिन के समय होता, किसके समय, दिन के समय। और रात के समय क्या होता कि मान लो अब रात तो यहाँ चंद्रमा है, ठीक, अब जो चंद्रमा है वो हमको ठंडक तो प्रदान करता है ना, रात की ठंडी हवा चलती है, ठंडक प्रदान करता है। तो अगर ताप देखो जैसे यहाँ से जो ठंडी हवा आई तो वो कहाँ चली गई, ये विकेंद्रीकृत हो गई, ठीक। जब ये विकेंद्रीकृत हो गई तो यानी कि इसका जो ताप है, ठंडा तापमान है वो कम आया कम। जब इसका तापमान कम आया तो यानी कि ये जो रात के समय इसका जो ठंडी हवा है वो कम आई। जब ठंडी कम आई तो ये जो हो गए हम जमे नहीं, ठीक है। ये बर्फ यानी कि ठंड से हम मरे नहीं, जमे नहीं। ये रात के समय ठंड अधिक होगी, सीधी बात। अगर वायुमंडल ना होगा तो ठंड ज्यादा होगी तो हम बर्फ बन जाएंगे तो जीवन संभव नहीं है। तो पहला पॉइंट, अगर वायुमंडल ना होगा तो हम ताप से जल सकते हैं, रात के समय हम बर्फ से मर सकते हैं और सांस तो नहीं ले सकते। तो यानी कि वायुमंडल अगर ना होगा तो इतने प्रभाव होंगे। अगर वायुमंडल है तो हमको ताप से बचाता है, ठंडी हवाओं से बचाता है और सांस लेने के लिए हमें जीवन प्रदान, ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये हुआ वायुमंडल के गुण। अब हम समझेंगे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। तो ये हुई हमारी पृथ्वी, ठीक। और पृथ्वी पर क्या होता है कि जो देखो वायुमंडल होता है, पहले यहाँ हुआ वायुमंडल,
ठीक, वायुमंडल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगी तो ये पृथ्वी पर फैलकर जो यहाँ की जो पृथ्वी ऊष्मा होती है, मतलब यहाँ की जितनी पूरी ऊष्मा होती है ना, तो यानी कि ये जो ऊष्मा होती है पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देती। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं निकलने देती। तो समझे, यानी कि क्या, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहेंगे। तो यानी कि देखो क्या हुआ कि ये पृथ्वी पर फैलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को, यानी कि ऊष्मा को विकृत कर देती, ठीक है, या फिर रोक देती, ऊष्मा को रोक देती। यहाँ पास रोक देगी। जब यहाँ पास रोक देगी तो यहाँ से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहेंगे। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा कि नहीं, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर फैलेगी, जब पृथ्वी पर फैलेगी तो पृथ्वी पर जितनी ऊष्मा होगी उस सबको रोक देगी पृथ्वी पर। तो जब पृथ्वी पर रोक देगी तो इसका जो तापमान होगा पृथ्वी का वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के द्वारा क्या प्रभाव होता है कि पृथ्वी का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पहला पॉइंट, ठीक। अब देखो जब ये पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगी, ठंडा होगी ना होगा ठंडा। मान लो देखो, अगर मान लो कि पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं है तो पृथ्वी की ऊष्मा कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। यानी कि जो पृथ्वी की ऊष्मा है वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी, यानी कि पृथ्वी पर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान क्या होता है। तो जो पृथ्वी जो होती है, ठीक, पृथ्वी का तापमान नहीं होता, पृथ्वी ठंडी हो जाती है, होती है कि नहीं होती, तापमान ठंडी हो जाती है। क्यों, देखो जब ये पृथ्वी से ऊष्मा को रोक देगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर नहीं होगी तो यानी कि ऊष्मा को कोई रोकेगा नहीं। अब रोकेगा कौन उसको, तो फिर यानी कि ऊष्मा निकल जाएगी बाहर। जब ऊष्मा निकल जाएगी यानी पृथ्वी ठंडा हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव ये है। अब ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, पहला पॉइंट। और कार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और अनुपस्थिति में क्या होता है, पृथ्वी के तापमान घट जाता है, यानी कि ठंडी हो जाती है। ये 3 पॉइंट क्लियर, ठीक। इसका क्या हुआ, भूमंडलीय तापन, ये क्लियर हुआ। तो वायुमंडल का संगठन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का हम उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। मतलब वो शुद्ध गैस नहीं होती, जो ऑक्सीजन होती है वो शुद्ध नहीं होती। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न घटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, ठीक। देखो वो नाइट्रोजन जो होती है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। हम जब सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, तो ऑक्सीजन बस शुद्ध नहीं लेते। जब हम सांस लेते हैं, देखो सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। जब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है तो जब सांस लेते हैं तो अंदर नाइट्रोजन भी जाती होगी कि ना जाती होगी। फिर परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखो लेकिन जब हम सांस लेते हैं नाइट्रोजन तो फिर उसे बाहर भी निकाल देते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं उनको जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो भोजन बनाते हैं तो इसलिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मतलब जैसे हम डायरेक्ट हवा ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी चल जाती है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसको उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखना कि जो पौधे होते हैं वो मृदा के द्वारा नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे देखो जो सोयाबीन होता है
वो मतलब जो जितने मतलब खेत में जितने पौधे होते हैं वो सब मृदा के द्वारा नाइट्रोजन लेते हैं। मृदा से उनकी जो जड़ होंगी, देखो जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है वो किस में होती है, मृदा पर होती है, और जड़ पर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि वहां से मृदा से नाइट्रोजन लेकर उसे परिवर्तित कर देते हैं, जिससे जो पेड़ होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक, जिससे इसका पौधा उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मिलती है और दूसरी ऑक्सीजन मिलती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो समझ में आया, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहती है और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक। और फिर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, पहली पॉइंट। और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस जो होती है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस होती है और जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, याद रखना। और ऑक्सीजन वो वापस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन उनका निःश्वसन गैस है। श्वसन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और निःश्वसन गैस जो है ऑक्सीजन गैस है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन जो समझो बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मनुष्य बाहर और पशु बाहर निकालते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक। और फिर मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलानों से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। देखो परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। देखो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ठीक, जो पशु और मनुष्य के द्वारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, मान लो पशु और मनुष्य दोनों मिला के कार्बन डाइऑक्साइड 50% छोड़ते हैं, ठीक। तो जो पौधे होंगे वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उतना ही 50% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे, जिससे जितना छोड़ा उतना ग्रहण किया, यानी कि बराबर बराबर संतुलन हो गया। अगर मान लो तुमने पेड़ काट दिया, जब तुमने पेड़ काट दिया तो 50% तो मनुष्य तो मरेगा नहीं, लेकिन पेड़ तो जरूर काट देगा। तो मनुष्य ने 50% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, लेकिन अब पेड़ तो बचे ही नहीं, इसीलिए पेड़ तो 30% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे। बचा कितना, 20%। जो 20% कहाँ रह जाएगा, वो वायुमंडल में रह जाएगा। अब अगर 20% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रह गया तो क्या होगा, तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होगा। बताया था ना कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर रह गया तो क्या होगा कि जितनी पृथ्वी की ऊष्मा है सबको एकत्रित कर लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा तो जीवन संभव कहाँ हो जाएगा। जितना मई जून में गर्मी पड़ती है उससे ज्यादा गर्मी आपको जनवरी फरवरी में पड़ने लगेगी। किसके कारण, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव कारण। अब ग्रीन हाउस प्रभाव गैस किस कारण हुआ, पेड़ काटने के कारण। पेड़ किसने काटा, मनुष्य। तो सबसे जिसका जड़ कौन है, मनुष्य। तो इसीलिए प्राकृतिक का संतुलन बनाने के लिए 30% अगर मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो 30% पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करे, तब जाके संतुलन बनेगा। नहीं अगर पेड़ काट देंगे तो मुद्दा क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कारण होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव अभी बढ़ाया है, ठीक है। परसेंटेज में देखना है तो ऑक्सीजन जो होगा हमारा वो कितना होगा, 21%, ठीक, जिसे हम O2 से दर्शाएंगे। और जो नाइट्रोजन होगा हमारा वो कितना होगा, 78%। और बाकी एक पर देखो कितना हुआ, 21 और 78 हुआ 99%। और बाकी जो गैसें हुई वो 1% पर गैस आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन भी आ जाएगी, और जितनी भी मीथेन आ जाएगी, और जितनी भी गैसें होती हैं वो सब 1% पर आ जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% यानी 21% पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि एक हम कंसेप्ट समझेंगे क्या होता है। देखो
कि हमारे पास दो तरह की वायु होती है। पहली वायु होती है, ध्यान से सुना, जो पहली वायु होती है उसे हम गर्म वायु कहेंगे और दूसरी जो वायु होती है उसे ठंडी वायु कहेंगे। तो हमारे पास कितने प्रकार की वायु हो गई? 2 प्रकार की, एक ठंडी वायु चलती है और एक गर्म वायु चलती है। इतना तो आप समझते होंगे, जब हवा लेते होंगे ठंडी वायु चाहिए आपको, और जब वहाँ की बाहर जाते होंगे तो गर्म वायु लगती होगी। तो देखो क्या होता है कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, और जो ठंडी वायु होती है वो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है। भारी किस कारण होती है? जब ठंडी होती है ना तो उसमें जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता यानी कि जो पानी की कुछ बूंदें होती हैं, जिसके कारण वायु ठंडी होती है। यानी कि जो ठंडी वायु होगी वो भारी होगी, और जो गर्म वायु होगी वो क्या होगी? हल्की होगी। तो ठीक है, तो अब ये बताओ, जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? ऊपर उठेगा ना। और जो भारी होगा वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो क्या हुआ कि मान लो हम यहाँ पास पेड़ है, या फिर मान लो ये मैदान है, ये पूरा इलाका है, यहाँ जो हवा चल रही है, तो मान लो यहाँ से एक हवा आई और एक हवा यहाँ से आई, यहाँ से गर्म हवा आई और यहाँ से ठंडी हवा आई। ओके, तो देखो जब हवा इस क्षेत्र में जाएगी तो जब हवा जो होती है वो गर्म होती है, जो तो इधर से आई और इधर ऊपर उठ गई, लेकिन जो ठंडी हवाएं होती है वो आई और इधर चली गई। तो जो मनुष्य रहता है तो वो इस एरिया में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वातावरण आसपास के, देखो जब ये वायु ऊपर चली गई और ये वायु नीचे आ गई, तो ये ठंडी वायु के कारण हवा भारी होती है और गर्म वायु होती है ऊपर होती है। तो इसीलिए आसपास का क्षेत्र क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो ये बस ये कंसेप्ट याद रखना कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, जिसके कारण वो ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है, जिस कारण वो नीचे चली जाती है। नीचे यहाँ नहीं कि अस्पताल लोग में, बस वही मैदान के ऊपर एरिया में। अब हम वायुमंडल की संरचना का कंसेप्ट समझेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा निकालनी है। आपको 12,000 रुपये चाहिए तो चाहिए, इसलिए ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट समझिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। देखो वायुमंडल की संरचना समझेंगे। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। पहले तो वायुमंडल तो समझ लिया ना कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए एक वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक, तो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है, यह नहीं कि ऊपर ऊपर आरंभ हो जाता है, नहीं, पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है, जिनका नाम है क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। इनको लिखे देते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 प्रकारों में विभाजित है। कितना? 5। देखो पहली बात, ये क्षोमंडल है। पहली ये पॉइंट अगर लिखना है तो लिख लो। पहला, ये सबसे महत्वपूर्ण परत, सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी वायुमंडल पर हम जो है सांस लेते हैं, और ये इसकी जो दूरी होती है ये 13 किलोमीटर होती है। यानी कि ये 0 से 13 किलोमीटर के अंतर्गत, जितने ये हुआ 13 किलोमीटर, यहाँ से लिख सकते हैं, और ये हुआ पृथ्वी की परत। यानी कि 0 से लेकर 13 जो किलोमीटर होता है, 13 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है? क्षोमंडल। ठीक, इस पर हम सांस लेते हैं। जितनी वायुमंडल उपस्थित होती है, यहीं गैस उपस्थित होती है सांस लेने के लिए, और यहीं पर मौसम की जितनी भी क्रियाविधि होती है, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसम की घटना, जैसे मान लो वर्षा हो गया, कोहरा पड़ता है, या फिर जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं इसी पर होती हैं, और इसी वायुमंडल से हम सांस लेते हैं। इसी वायुमंडल में सांस लेते हैं। ठीक, तो क्षोभमंडल के बारे में क्या जाने आप लोग कि ये सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। इसकी जो मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल पर उपस्थित होती हैं। ये 0 से 13 किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है, और जितनी भी वायुमंडल की जो गैसें होती हैं इसी में उपस्थित होती हैं, और इसी से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक, अब हम दूसरी की बात करेंगे, समताप मंडल। देखो अब हम समताप, दूसरा हुआ समताप मंडल। ये 13 से 50 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। इसमें बादल एवं मौसम संबंधित कोई घटना नहीं होती, यानी कि जो ऊपर का एरिया होता है सब बिल्कुल साफ होता है, इसलिए हम इस पे हवाई जहाज उड़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसी पर एक हमारी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत। ठीक, तो ओजोन परत जो होती है वो इसी पर पाई जाती है। तो ओजोन परत जो गैस होती है, ओजोन गैस अलग है, ओजोन परत जो हमारे
सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों से हमको हमारी रक्षा करती है। ठीक है, किरणों से रक्षा करती है। अगर मान लो रक्षा ना करे तो क्या होगा, तो इससे हमको त्वचा कैंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर हमारे शरीर पर टच होंगी तो तुरंत कैंसर हो जाएगा, जिसके कारण हमको कैंसर से बचाती है पराबैंगनी ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, वो समताप मंडल पर पाई जाती है। ठीक है, ये दो क्लियर हुए। अब क्या हुआ कि ये मध्य मंडल क्या हुआ कि ये 50 से 80 किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक, ये पृथ्वी की वायुमंडल की तीसरी परत है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, और इसमें सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि जो उल्का पिंड है वो जल जाते हैं। उल्का पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। मान लो ये देखो, ये बहिर्मंडल से उल्का पिंड आएंगे। अगर उल्का पिंड आएंगे और यहाँ पास जल के नष्ट हो जाएंगे। अगर मान लो अगर मध्य मंडल ना हो हमारे यहाँ, यानी कि जो पृथ्वी से जो उल्का पिंड जो छूट गए, जो कचरा होता है पृथ्वी उसका, ग्रहों का जो टुकड़े होते हैं, अगर वो मान लो हमारी यहाँ अगर मध्य मंडल ना हो तो यहाँ से डायरेक्ट आएंगे और समताप मंडल से होते हुए क्षोभ मंडल में होते हुए यानी कि पृथ्वी पर गिरेंगे और पृथ्वी पर गड्ढा कर देंगे, यानी कि नुकसान कर देंगे। मान लो कहीं बस गिर गए, अगर वहाँ मानव बस्ती है तो मानव बस्ती को तबाह कर देंगे, अगर जंगल है तो जंगल को नष्ट कर देंगे, क्षोभ मंडल। लेकिन प्रकृति की देन क्या होती है कि जो मध्य मंडल पर उल्का पिंड चल जाते हैं। ठीक, मध्य मंडल पर, याद रहेगा। ये पृथ्वी पर पहुंचने की इतनी कवच, इतनी सुरक्षा कवचों को पार करके पृथ्वी पर गैस आती है। देखो कितना, मतलब वायु अंतरिक्ष से कुछ जो पृथ्वी पर मनुष्य के लिए हानिकारक है वो प्रवेश ना कर सके, इसके लिए इतनी सारी परतें होती हैं ताकि पृथ्वी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ये 5 सुरक्षा कवच है पृथ्वी। तो देखो चौथा है हमारा वायुमंडल। ये जो होता है 80 से 400 किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है। इसका जो आयन मंडल होता है इसका एक भाग है, मतलब आयन मंडल। तो अगर आयन मंडल पूछे तो भूलना नहीं, आयन मंडल बाह्य मंडल को ही कहते हैं, या बाह्य है एक इसका एक हिस्सा, जैसे भारत का एक हिस्सा मध्य प्रदेश है, उसी प्रकार वायुमंडल का एक हिस्सा आयन मंडल है। ओके, और देखो दूसरा क्या होता है कि जो रेडियो तरंगे होती है ना, रेडियो संचार इसी के द्वारा किया जाता है यही। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, जो रेडियो का जो सैटेलाइट होता है वो वायुमंडल पर मतलब भेजा जाता है और यहीं से रेडियो का हमारा संचार होता है। क्या होता है कि जब हम यहाँ से रेडियो तरंगे भेजेंगे तो रेडियो तरंगे यहाँ से जाएंगी और यहाँ से पुनः परिवर्तित होकर वापस आ जाएंगी, इसलिए ये रेडियो संचार के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर देखो सब बहिर्मंडल हुआ, 400 के ऊपर जितना भी रहेगा, मतलब 400 के ऊपर जितने का पूरा एरिया खाली रहेगा वो सब बहिर्मंडल के अंतर्गत आएगा। और याद रखना कि ये सबसे पतली परत है, सबसे पतली परत वायुमंडल की सबसे पतली परत है। और यहीं पास जो हीलियम होती है, हीलियम और नियॉन जो गैस होती है वो यहीं पास रहती है। ठीक है, यहीं पास पाई जाती है। तो ये हुआ, हीलियम और नियॉन यहीं पास पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले हुआ हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है कि ये पृथ्वी के से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस पर जितनी गैसें होती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन, ये सब इसी में पाई जाती हैं। और इसी में पाए जाने के कारण जो सांस लेते हैं वो हम इसी वायुमंडल की गैसों से लेते हैं। और मौसम की जो घटनाएं होती हैं, जितने भी वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि हो गया, ओस हो गया, जितनी भी मौसम की घटनाएं होंगी वो क्षोभ मंडल में होंगी। समताप मंडल में क्या होता है कि इसमें बादल और मौसम कुछ भी नहीं होता, ना कोहरा पड़ता और ना कुछ, मतलब कोई घटना नहीं होती, एकदम जो रास्ता होता है एकदम साफ होता है, जिसके कारण यहाँ पर हवाई जहाज हम आसानी से उड़ा सकते हैं। कितने किलोमीटर के अंतर्गत, 13 से 50 किलो के अंतर्गत। ठीक, और ओजोन परत जो हमारी है वो इसी पर पाई जाती है, जिससे जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक, और तीसरा हुआ हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्का पिंड जो होते हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाले जो उल्का पिंड यहाँ के तापमान के कारण जल जाते हैं और जिससे यहाँ पास नहीं पहुंच पाते। नहीं, अगर पहुंचेंगे तो हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा। और 80 से 400 किलोमीटर के अंतर्गत वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल में क्या होता है कि इसे आयन मंडल और रेडियो संचार स्फीयर होता है।
और 400 के ऊपर का जितना एरिया होता है उसे हम बहिर्मंडल कहेंगे, और ये सबसे पतली परत होती है, और जो हीलियम और नियॉन जैसी जो हल्की गैसें होती है इसी पर तैरती रहती है और अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं। ओके, क्लियर।